हेलो बच्चों, हाउ आर यू? हाउ इज योर स्टडीज गोइंग ऑन? आपकी पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ कि आपकी पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है, लेकिन आप ये समझिए कि यह जो समय आपका है ये सबसे बेहतरीन समय है आपकी स्टडी करने का। तो जो टीचर्स आपको समझाते हैं उस बात को आप समझिए और अपनी स्टडी में थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट कीजिए। इंग्लिश के लेक्चर्स स्टार्ट करने से पहले संस्कृत में आपको एक श्लोक कहना चाहता हूँ, जिससे आपके दिमाग की थोड़ी सी अगर बत्ती जल जाए तो आप थोड़ा सा स्टडी करने लगें। आपको तो मालूम तो होगा ही कि कुछ एबिलिटीज़ होनी चाहिए, यानी कि बच्चों में कुछ एबिलिटीज़ होनी चाहिए जिससे वो आने वाले दिनों में जो बोर्ड एग्ज़ाम्स आएंगे उनके लिए प्रिपरेशन कैसे करें। तो इसके लिए संस्कृत में बेहतरीन स्कूल तैयार किया गया है। वो श्लोक है क्या? काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा तथैविचा अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणा। काक चेष्टा, कौवे जैसी चेष्टा होनी चाहिए। आपने ये बात देखा होगा कि अगर कोई भी अगर कौवा है, अगर उसने किसी भी रोटी के टुकड़े पर निगाह कर ली तो आप उसको कितना भी भगाना वो रोटी का टुकड़ा लेकर ही जाएगा। बको ध्यानम, अब ये आपका जो एकाग्रता है, यानी कि जो रोटी उठाने की, जो पढ़ने की जो आपकी एकाग्रता है, वो एकाग्रता आएगी कैसे? बको ध्यानम, बगुले जैसा ध्यान लगाना होगा। जब भी आप पढ़ने के लिए बैठें तो आप जो भी टॉपिक स्टडी कर रहे हैं, लेट यानी किसी भी सब्जेक्ट के, तो आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसको स्टडी करें, यानी बिल्कुल ध्यान लगा कर करें। कांक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा। इस समय जब तक बोर्ड एग्ज़ाम आपके हो ना जाए और जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वो हो ना जाए, तब तक आपकी नींद एक कुत्ते जैसी होनी चाहिए कि आपको सुबह की जैसे खट लगे, यानी कुछ भी आवाज़ हो, आप उठकर बैठ जाएं और स्टडी करने लगें। कांक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा तथैविचा अल्पाहारी। रात्रि के समय थोड़ा सा कम भोजन करने वाला, क्योंकि रात को यदि भरपेट खाना खाएंगे तो हम स्टडी नहीं कर पाएंगे, इसलिए थोड़ा सा कम भोजन करने वाला। और गृह त्यागी, जो घर में हो रहा है, जो भी आपके घर के मेंबर जो भी कुछ कर रहे हैं उनको छोड़कर एक अलग स्टडीज़, चाहे वो आपके रूम हो सकते हैं या स्टडीज़ लड़वी यानी कोई भी स्थान हो सकता है, वहाँ पर बैठकर बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाई करना है। तो 5 अगर ये लक्षण आपने अगर अपना लिए तो आप ये मानिए आप बेहतरीन रिजल्ट बनाएंगे। कौन कौन से? कांक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा तथैविचा अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणा। क्लियर है? इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का जो फर्स्ट वीडियो आपका जो इंग्लिश के लिए मैंने तैयार किया है, वो तैयार आपका किया है बेसिकली इंग्लिश पर। सबसे पहले हम इंग्लिश के बारे में जानेंगे, इंग्लिश से रिलेटेड जो भी व्यक्ति हैं, पर्सन हैं, उनके बारे में जानेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आप बेसिक ऑफ इंग्लिश के बारे में क्लियर करेंगे। लेटर बट सेंटेंस क्या होते हैं, लेट बी यानी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस क्या हैं, टेंस क्या हैं, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो आपका ब्लूप्रिंट के लिए बनाऊंगा, जिससे आप इसको रूटीन करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन्स बनाएं, जिससे आप क्या काम करेंगे, जो भी वीडियो गिरेंगी आपके पास तक ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। लेट स्टार्ट। फर्स्ट वीडियो स्टार्ट करता हूं। वो आई होप आप बेहतरीन पढ़ाई के लिए रेडी होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश। अगर इंग्लिश है क्या, तो व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ इंग्लिश? इंग्लिश का पूरा नाम क्या है? तो इंग्लिश का पूरा नाम है इंग्लैंड नेटिव्स जर्नल लैंग्वेज ऑफ आयरिश स्कॉटिश एंड हेल्स। क्लियर है? आप सभी को मालूम है जो इंग्लिश है मेन कहाँ से जुड़ी हुई है, तो मेन जुड़ी हुई है इंग्लैंड से। ठीक है? किस तरीके से इसकी हिस्ट्री रही है, यानी कि इंग्लिश की जो जर्नी रही है, कैसे इंग्लिश से इंग्लिश तैयार हुई है, किस तरीके से आपके इजिप्ट से धीरे धीरे आगे बढ़ी, जर्मनी होती हुई, और किस तरीके से उसकी हिस्ट्री रही है, यानी कि इंग्लिश जो मॉडर्न इंग्लिश है उसको हम किस तरीके से लेकर आए हैं, इसकी कंप्लीट हिस्ट्री का एक वीडियो तैयार करूंगा, जिससे आपको ये समझ सके जो मॉडर्न इंग्लिश पढ़ते हैं वो किस तरीके से रूटीन में आई है, किस तरीके से बनी है। क्लियर है? लेकिन उसमें क्या है, थोड़ी डिटेल्स है, उसको समझने से पहले छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, इनको आप बेहतरीन तरीके से तैयार करें। तो सबसे पहले इंग्लिश का फुल फॉर्म क्या है? तो इंग्लिश का फुल फॉर्म है इंग्लैंड्स नेटिव्स जर्नल लैंग्वेज फॉर आयरिश स्कॉटिश एंड हेल्स। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब हम ये बात देखते हैं
कि इंग्लिश है क्या, व्हाट इज़ इंग्लिश। तो इंग्लिश क्या है, तो हम ये बात कह सकते हैं इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल बट एक्सपेक्शनल लैंग्वेज। अगर हम बात करें तो इंग्लिश के बारे में बात करें तो इंग्लिश एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। अंतर्राष्ट्रीय का मतलब क्या है, पूरे विश्व में अधिकतर बोली जाने वाली भाषा है। जैसे अगर हम लेट बी एनी और भी कोई भी अगर जैसे मान लो आयरिश कोई भी अगर लैंग्वेज लेते हैं, जैसे मान लो आप हिंदी ले लें, लेट बी एनी आयरिश ले लें, कोई भी अगर भाषा लेते हो तो उसका बोलबाला पूरे एरिया में यानी कि वर्ल्ड की पूरी एरिया में नहीं है, जबकि इंग्लिश एक इंटरनेशनल है। क्लियर है। इसी के साथ साथ अगर देख लिया जाए एक्सपेक्टेशन माना होता है अपवादित या विशेष। इंग्लिश क्या है, एक एक्सपेक्शनल यानी अपवादित है या फिर विशेष भाषा है। किस तरीके से आप ये समझने की कोशिश कीजिए, अभी तक कोई भी ग्रामिस्ट यानी कि इंग्लिश में ऐसा नहीं हुआ है कि वो ये बता दे कि जो मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ ये सेंटेंस किस में आएगा। तो जैसे मैंने कहा कि दे सपोज दैट एक छोटा सा सेंटेंस है, देखिए राइटिंग एंड स्पीकिंग्स टू आर द डिफरेंट थिंग्स। बोलना और लिखना दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है आ बुक, मैंने इसको बोला नहीं, साउंड निकाला, आपके सामने डायरेक्टली इसको लिख दिया है। अब कोई भी इंग्लिश से जुड़ा हुआ टीचर्स या इंग्लिश से जुड़ा कोई भी व्यक्ति है वो ये नहीं बता सकता है ये सेंटेंस कौन सा होगा। एक ही नहीं, काफ़ी। ये देखिए आप, विकेट एप्पल्स। ठीक है, तो आपको ये क्लियर नहीं कर पाएगा ये सेंटेंस कौन सा है। क्यों कि जब भी वो माइंड लगाएगा कि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, वो ये बात कहेगा कि सब्जेक्ट जब प्लूरल है तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ है तो पक्की बात है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ऐसे यहाँ सब्जेक्ट प्लूरल है, यहाँ पर वो फर्स्ट फॉर्म समझेगा और ये बात कहेगा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैं। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ ना ये पास्ट इंडेफिनिट के हैं। कैसे, सब्जेक्ट या सिंगुलर प्लूरल हो ये सेकंड फॉर्म में लगे हुए हैं। किस में लगे हुए हैं, सेकंड फॉर्म में लगे हुए हैं। तो क्यों नहीं ये पास्ट इंडेफिनिट के हैं। अगर वो ये बात कहता कि ये पास्ट इंडेफिनिट के हैं तो मैं ये बात कह देता नहीं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैं। कोई भी क्लियर नहीं कर सकता है कि इंग्लिश में ये सेंटेंस किसके हैं, इसलिए इसको एक्सपेक्शनल्स माना गया। साथ साथ में अगर हम बात कर लें कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे क्रिकेट है, स्पिन्स हैं, काफ़ी वर्ड्स ऐसे हैं जो मीनिंग सेम एक ही होती है लेकिन उसके अर्थ कई अलग अलग होते हैं। जैसे क्रिकेट है, क्रिकेट इंसेक्ट्स यानी कि झींगुर भी होता है और क्रिकेट एक खेल भी होता है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ तो लोग ये नहीं समझ पाते हैं किस क्रिकेट के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं ये बात कह सकता हूँ इंग्लिश एन एक्सपेक्शनल लैंग्वेज यानी कि ये अपवादित या फिर विशिष्ट भाषा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। आपको इस तरीके से बहुत कुछ नया नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं इंग्लिश से जुड़े हुए जो भी व्यक्ति हैं यानी जो भी पर्सन है जिनका योगदान इंग्लिश में रहा है उनके बारे में देखते हैं। और ये नाम हमेशा आप उम्र तक आप याद रखिएगा। फर्स्ट नाम जो आ रहा है वो नाम आपका आ रहा है जॉफ्री चौसर्स। क्या नाम आ रहा है आपका, जॉफ्री चौसर्स। पहला जो नाम आ रहा है जॉफ्री चौसर्स। अब ये जॉफ्री चौसर्स कौन है इनके बारे में देखते हैं। तो जॉफ्री चौसर्स जो हैं इज द नाउ, उन्हें जाना जाता है द फादर ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। अंग्रेजी भाषा का जनक माना जाता है। ध्यान रखना, हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, जॉफ्री चौसर्स। जॉफ्री चौसर्स को हम अंग्रेजी भाषा का क्या कहते हैं, जनक कहते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इन्हीं को ही द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, अंग्रेजी जो साहित्य है, अंग्रेजी साहित्य उसका भी जनक इन्हीं को माना जाता है। किनको, जॉफ्री चौसर्स को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, द फादर ऑफ द इंग्लिश पोइट्री। जो भी आपकी कविता स्टार्टिंग में पोइट्री जो पोर्शन है यानी इंग्लिश का जो पोइट्री पोर्शन है उसका भी जो फादर, उनका भी जो जनक है वो किसको माना जाता है, वो माना जाता है जॉफ्री चौसर्स को। नाम याद रखना है। काफ़ी कम बच्चे इस बात को जानते होंगे लेकिन मेरा मकसद है कि आप जानें, इस बात को आप जानें। ये वीडियो तो आप तैयार कर ही रहे हो, साथ में जब मैं आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश का जब भी अपलोड वीडियो करूंगा उसको आप ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको बेसिकली वो नॉलेज होगी जो किसी के पास नहीं होगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला नाम है लंडले म्यूरे। नाम क्या है, लंडले म्यूरे। अब इनका योगदान क्या रहा है, तो इनका योगदान इंग्लिश में क्या रहा है, इनको कहा जाता है इज नो, इन्हें जाना जाता है एज द फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इन्हें इंग्लिश ग्रामर का जनक कहा जाता है। किसको, लंडले म्यूरे को। लंडले म्यूरे को इंग्लिश जो आपकी जो ग्रामर है उसका क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। नाम जो भी बता रहा हूँ उनको आप अपने माइंड में सेटअप कर लें, जिसके लिए देखो ये होता है, एक होता है पढ़ना,
एक होता है बेहतरीन पढ़ना, एक होता है आपका अंडरस्टैंडिंग द बेटर देन लर्निंग एंड राइटिंग्स। यानी आप उस चीज़ को अपने माइंडली सेटअप में बिठा कर चलिएगा कि आपने क्या तैयार किया है। और एक हमें बोझ लेकर नहीं पढ़ना है, स्टडी बोझ लेकर नहीं करनी है, हमें क्या काम करना है, हमें एक सेटअप तैयार करना है, उस सेटअप के अकॉर्डिंग अपने माइंड को सेटअप करना है और अपने माइंड के पार्ट्स बनाने हैं, जिससे हम थोड़ा थोड़ा करके उसको बेहतरीन दे सकें। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। मिस्टर द विलियम वुडवर्थ मेड द रूल्स ऑफ सेंटेंसेस द ग्रामर। हु इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर? लिंडले म्यूरे। हु इज़ द रूल्स ऑफ द प्रिपेरेशन, यानी जो तैयार किए रूल्स, मोस्टली रूल्स जो तैयार किए गए हैं वो तैयार किए गए हैं आपके मिस्टर विलियम्स वुडवर्थ रहे हैं। उन्होंने इसको क्या किया है, तैयार किया है। नाम ध्यान रखिएगा, दोनों में क्या डिफरेंस है, आगे चल के नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर मालूम पड़ जाएगा कि हु इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश जो ग्रामर है लिंडले म्यूरे कहा जाता है, जबकि रूल्स के लिए जिसका नाम आता है वो आपका आता है मिस्टर विलियम्स वुडवर्थ का नाम आता है। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाइए, नाम क्या लिखा है आपका, इज़ीम द इज़िकी। नाम ध्यान रखना, इज़ीम द इज़िकी इज़ द फर्स्ट इंडियन इंग्लिश लिटरेचर्स। अगर बात आ जाए कि इंडियन लिटरेचर में पहला नाम किसका आता है जिसको शामिल किया गया है, तो वो नाम क्या आपका है, नज़ीम द इज़िकी। नाम ध्यान रखना है, नज़ीम इज़िकी को पहला आपका इंडियन इंग्लिश लिटरेचर का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नाम आप देखिएगा, फ्रांसिस द बेकन। नाम बहुत ही प्यारा है। फ्रांसिस द बेकन इज नो एज क्या कहा जाता है, द फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे। द फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे किसको कहा जाता है, तो वो कहा जाता है फ्रांसिस द बेकन। क्लियर है? नाम आप दिमाग में रखिएगा। जितने भी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिनमें इंग्लिश ऑफर की जाती है, इंग्लिश के आपके एडिट क्वेश्चन किए जाते हैं, उनमें ये काफ़ी बार नाम पूछ चुके हैं। जिस तरीके से हिंदी व्याकरण में पूछा जाता है कि हिंदी व्याकरण का जनक कौन है, हिंदी भाषा का जनक कौन है, हिंदी आपके जो लड़बी यानी गद्य पद्य खड्ड जो भी होते हैं उनका जनक कौन है, उसी तरीके से इंग्लिश के भी आपके काफ़ी बार पूछे गए हैं, इसलिए इनके नाम आप हमेशा याद रखिएगा। अब बात करते हैं थॉमस विंटन्स। ठीक है, विंटन्स जो हैं उनको हम लॉर्ड मैकाले के नाम से भी जानते हैं। 1834 की बात होगी जब भारत में इंग्लिश का कोई नामो निशान नहीं था। उस समय क्या हुआ, एक आपके जो ग्रामिस्ट आए जो इंग्लैंड से आए, नाम था उनका लॉर्ड मैकाले। उन्होंने 1834 में उस समय जो शिक्षा नीति थी, यानी उस समय पर जो भी पढ़ाया जाता था उसमें इंग्लिश का बोलबाला प्रकाशित कर दिया। उन्होंने कहा कि हाँ, धीरे धीरे भारत देश में क्यों ना इंग्लिश को आगे बढ़ाया जाए। तो आप इस नाम को हमेशा याद रखना, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा भी गया है कि हु स्टार्टेड इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया, कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति की शुरुआत करने वाला कौन था। तो नाम क्या है, लॉर्ड मैकाले नाम है, या फिर नाम आ सकता है थॉमस विंटन्स नाम। ये बात दिमाग में रखेंगे। साथ साथ में इनकी जो और भी कुछ ऐसे इफेक्टिव पॉइंट्स रहे हैं जिस कारण से इनका नाम जब भी इंग्लिश रहेगी तब तक इनका नाम लिया जाएगा। कहाँ पर, भारत देश में। तो हम ये बात कह सकते हैं भारत देश में जो स्कूल जो फाउंडर यानी स्कूल की जो स्थापनाएं हुई हैं, तो बात कह सकते हैं फाउंडर ऑफ स्कूल इन इंडिया। भारत में इन्हें स्कूल का जनक कहा गया है। ज़्यादातर जो लेवल्स के जो स्कूल बढ़ाए गए हैं वो इन्हीं की देन है। और जो लास्ट पॉइंट इनका है वो बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है। पॉइंट क्या कह रहा है, द फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया। भारत में जो आधुनिक शिक्षा है, जो सिस्टम हम और आप एजुकेशन लेते हैं, जिसमें इंक्लूड है आपके क्या, इंग्लिश। सीबीएसई बोर्ड यानी कोई भी बोर्ड आप देखिए इंग्लिश का कितना बोलबाला है। तो ये बात कह सकते हैं भारत में जो मॉडर्न एजुकेशन है यानी आधुनिक शिक्षा पद्धति है वो किसकी देन है, वो लॉर्ड मैकाले की देन है। यही कारण है कि इनको द फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया कहा जाता है। यानी भारत में आधुनिक शिक्षा का जो जनक है लॉर्ड मैकाले जी हैं। ये बात दिमाग में आप अच्छी तरीके से बैठा लीजिएगा, क्योंकि जब 12th के बाद आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पहुंचोगे तो जहां पर इंग्लिश इंक्लूड की गई है, लड़बी यानी कोई भी एग्ज़ाम, चाहे वो आपके एयरफोर्सेस हैं, चाहे आपके मान लो नेवी हैं, लड़बी यानी जहाँ पर इंग्लिश जुड़ी होगी आपको ये नाम अच्छे से याद होने ही चाहिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, सर विलियम टेंडले। जो नाम बता रहे हैं सर विलियम टेंडले, होता क्या है, इन्हें हम जानते हैं क्या, इंग्लिश प्रोज, द फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज।
ये बात क्लियर है। इंग्लिश लिटरेचर के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट आपका पोइट्री होता है, दूसरा पार्ट प्रोज होता है और तीसरा जो पार्ट होता है मेन, उसको हम कहते हैं ड्रामा। क्लियर है। हिंदी की बात करें तो इनको ट्रांसलेट अगर हिंदी में कर दें तो ये बात कह सकते हैं, पहले होते हैं पद, दूसरे होते हैं गद्य, तीसरे होते हैं नाटक। ये बात दिमाग में आप रखिएगा। जिस तरीके से हिंदी के हमें तैयार करने होते हैं उसी तरीके से हमें इंग्लिश के भी तैयार करने होते हैं। तो हम ये बात कह सकते हैं क्या कि सर विलियम टेंडले जो है इज़ द नो एज द फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज, यानी जो इंग्लिश प्रोज है, इंग्लिश की जो गद्य शैली है, उसके जो जनक हैं वो आपके विलियम टेंडले हैं। क्लियर है। इसके बाद एक नाम और आता है, वो नाम आता है विलियम शेक्सपियर का। काफ़ी बार आपने ये नाम सुनने को मिला होगा। तो इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा, यानी कि जो अंग्रेजी नाटक रहे, इंग्लिश ड्रामा जो रहे हैं, उनका जनक किसे माना गया है? तो नाम है विलियम शेक्सपियर। ठीक है। वीडियो अगर पसंद आया हो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। इसी तरीके से पढ़ाई आप जारी रखें और बेहतरीन तैयारी आप लोग करें, जिससे आपका भविष्य कैसा हो, उज्जवल होता चला जाए।